अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फेमस इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं था। ये जहाँ पर भी क्राइम करने के लिए जाता है, इसके मास्क एक चेहरे पर लगा होता है हमेशा। पुलिस जितने भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी थे, वो सब यह पता करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, इसका किसी ने कोई हुलिया देखा है। तो जितने भी विक्टिम्स होते थे या उनसे जानने वाले उनके परिवार के लोग जो वहाँ पर मौजूदा स्थिति में होते थे, जब वो क्राइम करता था तो उनको तरह तरह के स्क्रैच बना के दिखाए जाते थे, लेकिन वो लोग खारिज कर देते थे कि यह वो व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर आया हुआ था और जिसने यह कर्म किया हुआ है। ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम धीरे धीरे लगातार 1974 से लेकर 1986 तक 51 रेप की घटनाओं को अंजाम देता है। और पुलिस बार बार, जबकि अमेरिका की पुलिस सबसे तेज और तर्रार पुलिसों में एक मानी जाती है, सारा खुफिया तंत्र उसको पकड़ने के लिए लगा रहता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। उसके पीछे के जो कारण थे वो जानकर भी आप चौकन्ने हो जाएंगे और भौचक रह जाएंगे। 1974 से लेकर 1986 तक लगभग 12 वर्षों में लगातार एक एक क्राइम को अंजाम देता चला जाता है। ये रेकी करता है क्षेत्रों में घूमकर और ऐसे घरों को टारगेट बनाता है जिन घरों में लगभग अकेली महिलाएं रहती हैं या छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, कोई बड़े व्यक्ति नहीं रहते हैं, या फिर ऐसे घर जिन घरों में वेपन्स नहीं होते हैं, कोई हथियार नहीं होते हैं। उसे पता होता था कि किस घर में हथियार है और किस घर में हथियार यानी कि रजिस्टर्ड लाइसेंस राइफल या बंदूक है या नहीं है। और वो जाता है, गेट खुलवाता है बहुत कायदे से। कई लोग बहुत आसानी के साथ गेट खोल देते हैं और कई लोग गेट नहीं खोलते हैं तो वो ऊपर से जाकर कूद कर और अंदर, क्योंकि उसको वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी घर में घुसने का और कूदने का। और इसके बाद फिर वो घर के अंदर जाता है और वो अपने साथ हमेशा एक चाकू या धारदार हथियार रखता है। यहाँ तक कि उसके पास एक नंबर 2 का अद्धी बंदूक होती थी, जिसको वो नंबर 2 की बंदूक होती थी, जिसको वो अपने पास हमेशा रखता था। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक के बाद एक क्राइम होते रहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते रहते हैं और पुलिस लगातार पुलिस के ऊपर दबाव रहता है, मीडिया का भी दबाव रहता है, पॉलिटिक्स से दबाव रहता है कि इस रेपिस्ट को पकड़ो, इस क्राइमिनल को पकड़ो। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस असफल होती चली जाती है। इसके बाद एक बहुत तेज तर्रार ऑफिसर को वो उस एरिया में नियुक्त किया जाता है। उनका नाम था पॉल हाउस। पॉल हाउस उस एरिया में बहुत गहन अभियान चलाते हैं, घर घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा साइबर चीज़ें नहीं थी, जिससे आज के ज़माने में पुलिस बहुत आसानी से उन सब चीज़ों को जीरो इन कर लेती है, टारगेट को जीरो इन कर लेती है। उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, तो जो भी होता था वो पैदल जा कर और लोगों के घरों में पूछताछ के आधार पर उसका स्क्रैच बनाते थे कि क्या घटना थी, किस तरीके से वो अंदर आया, किस तरीके से उसने क्या क्या चीज़ें करी। एक एक करके सभी सवाल होते थे और इस तरीके से लगभग 51 के 51 विक्टिम्स की रिपोर्ट्स पॉल हाउस के सामने होते हैं और पॉल हाउस उसको बहुत गहन तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बावजूद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वर्ष धीरे धीरे 2000 आ जाता है। 1974 से लेकर 1986 तक ये घटनाएं चलती हैं। इसके बाद 86 से लेकर 88 तक लगातार एक ही एरिया में एक के बाद एक करके 12 लोगों को वो जान से मार देता है। यहाँ पर रेप नहीं होता है किसी का, क्योंकि उस घरों में कोई महिला नहीं मिलती है। और वो इसका प्रतिरोध करने वाले जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जो सोशलिस्ट आदमी होते हैं या फिर जो ऐसे न्यूज़पेपर वाले लोग होते हैं कि जो उस क्राइम को हवा देने की कोशिश करते हैं और वो उनको निपटाता है। इस तरीके से लगभग 12 लोगों का कत्ल कर चुका होता है। इसके बाद पुलिस बार बार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। और जितने भी मरने वाले विक्टिम्स थे और उनके घर के लोग थे, वो भी यही बताते थे, हुलिया उसका बताते थे कि वो पैर से लंगड़ाता है और उसके हाथ में वेपन्स रहते हैं और उसके मुंह पर हमेशा मास्क रहता है। और जब भी वो एक किसी को मारता था, वो 2 रुपए भी वहाँ से लेकर नहीं आता था, चाहे जितना बड़ा जेवर सोनी
सोना या जेवरात पड़े हों। पुलिस और तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। इसके बाद सन 2000 में एक वेबसाइट बनती है, क्योंकि इस समय तक इंटरनेट का ज़माना आ गया था। एक वेबसाइट थी जिसका नाम GNA था, और ये वेबसाइट का वर्क ये था कि एक DNA टेस्ट होना शुरू हो गया था। तो उस DNA टेस्ट में अपने अपने ब्लड का DNA टेस्ट करा के लोग उस रिपोर्ट्स को उस वेबसाइट पर अपलोड करते थे, ताकि उससे संबंधित जितने भी लोग हैं जो बचपन में कभी बिछड़ चुके हैं, कभी कोई मेले में बिछड़ गए हैं, कभी कोई रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में एक दूसरे को कोई जानकारी नहीं है। कोई अमेरिका बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा देश है, कोई इस कोने में रहने लगा, कोई उस कोने में रहने लगा, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ एक दूसरे की बदल चुकी होती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे कि जिसके माध्यम से हमारे परिवार और सगे संबंधियों का पता चल सके। तो एक प्राइवेट संस्था ने एक वेबसाइट बनाई, GNA वेबसाइट करके, और इस पर आग्रह किया गया लोगों से कि यदि आप अपने लोगों को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, उसी वेबसाइट पर लगभग 1,70,000 लोग सन 2000 में रजिस्टर्ड कराते हैं अपना अपना DNA टेस्ट कराने के बाद। सभी रिपोर्टों को वो अपलोड करते हैं। इसके बाद लगातार लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता चला जाता है, और GNA वेबसाइट पर सन 2000 में, जबकि तादाद उस समय पब्लिक की बहुत ज़्यादा कम थी, 1,70,000 लोग अपने DNA टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट अपलोड करते हैं। और ये आग्रह किया जाता है कि अपना अपना DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है उसको मैच करते रहें। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि उस आपके रिलेटिव या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग बिछड़ चुके हैं वो सब मिल सकते हैं। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। उस समय पॉल हाउस जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ना जो 51 रेपिस्ट जो विक्टिम्स थे और जो 12 लोगों का मर्डर हुआ था, उन सभी लोगों के आसपास क्राइम सीन पर जो मिले हुए बाल थे, डेड स्किन थी, या अन्य चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे तरीके से फिंगरप्रिंट वगैरह से भी DNA का पता किया जा सकता था। तो इन सभी वेपन्स को, इन सभी पॉइंट्स को, जितने भी आइटम इकट्ठे करके रखे जाते थे, उन सभी का उन्होंने DNA टेस्ट कराना चालू कर दिया। 51 जितने भी वो लोग थे और 12 लोग जिनकी हत्याएं हुई थी, उनके आसपास मिले हुए जितने भी बाल थे, जितने भी एक एक छोटा से छोटा पार्ट था जो कलेक्ट करके रखा गया था, उन सभी चीज़ों का DNA टेस्ट कराना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो रिपोर्ट मैच करना शुरू कर देते हैं कि इनमें से किसी न किसी 1,70,000 लोगों में से कोई रिपोर्ट मैच करती है या नहीं करती है, क्योंकि उस समय तक पुलिस बिल्कुल खाली बैठी हुई थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जब पॉल हाउस उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक शख्स से वो DNA रिपोर्ट मैच करना शुरू कर देती है, और लगभग 51 लोगों में से 48 लोगों के DNA रिपोर्ट्स में जो सैंपल मिले हुए थे आसपास, उस सैंपल्स में से 48 लोगों का DNA लगभग मैच होना शुरू हो जाता है। तत्काल पुलिस में खलबली मचती है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दिमाग में बात बिल्कुल सतर्क होती है, चूँकि मामला बहुत पुराना था, 1986 से लेकर सन 2000 तक, यानी कि 14 वर्ष हो चुका था। तब तक वो इंसान जिसका DNA मैच हो रहा है वो जिंदा है या नहीं है ये भी पता नहीं था, कि जो अपराधी था वो अभी तक जिंदा बचा हुआ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो DNA रिपोर्ट मैच होती है तो उससे यह पता चलने लगता है कि अभी तक यह शख्स जिंदा है। लेकिन DNA रिपोर्ट जब वो डॉक्टरों को दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां रहती हैं। चूँकि डॉक्टर्स लोग अपनी और बारीकी से उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह 100% तो मैच नहीं हो रहा है। बस इतनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि जिसका ये सैंपल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं सैंपल की, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स वेबसाइट पर देख रही है, ये उस व्यक्ति का रिलेटिव हो सकता है, या सगा भाई हो सकता है, या सगा बेटा हो सकता है, या सगा पिता हो सकता है, लेकिन 100% मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद पुलिस बारीकी से उनकी निगरानी करती है। निगरानी करते करते ये पता चलता है कि जिस शख्स का DNA लिया गया था वो तो बहुत सिंपल साधारण सा इंसान है, और वो उसका कोई भी गतिविधि अपराध की तरफ बिल्कुल नहीं है। फिर पता चलता है कि इसके परिवार का कोई भी सदस्य जो ऐसा हो जो क्रिमिनल एक्टिविटी में सम्मिलित हो, वैसा भी कोई भी व्यक्ति नहीं निकलता है। इसके बाद पुलिस
अंदरूनी तरीके से सभी लोगों के सैंपल्स लेना शुरू कर देती है, जैसे कि सलाइवा सैंपल्स होते हैं। पुलिस के लोग धीरे धीरे उस परिवार के सदस्यों से व्यवहार बनाते हैं और उनको चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए गिलास देते हैं, और उस गिलास पर जो सलाइवा लगता है उस सलाइवा से डीएनए टेस्ट कराया जाता है। पुलिस बिल्कुल शांत तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देना चाहती थी, क्योंकि ज़रा सा भी अगर शोर होता तो पहली बात तो यह मामला बहुत दबा हुआ था, मीडिया में भी गायब हो चुकी थी इनकी खबरें, तत्काल वो दोबारा नए तरीके से उठती और फिर हो सकता प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता और बाद में पता चलता कि वो शख्स नहीं है जिसके ऊपर हम आरोप लगाने वाले हैं। तो पाल हाउस बहुत सुलझे हुए इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे। वो धीरे धीरे पता लगाते हैं और उन परिवार के सभी सदस्यों में से एक सदस्य को जीरो इन किया जाता है, और वो सदस्य के बारे में जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह घटना का अंजाम जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके के बहुत सारी इंफॉर्मेटिव क्राइम से जुड़ी हुई स्टोरीज आपको हम सुनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। अब इसके बाद जिस शख्स को पुलिस जीरो इन करती है वो ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर बन के रहता है, और वो रियल में एक ऑफिसर था। पहले वो नेवी में था, जिनका नाम जोजुक डियांजू नाम के व्यक्ति थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, जो खुद उस इन्वेस्टिगेशन में अधिकारी पद पर नियुक्त थे। जिस अपराधी को खोजा जा रहा था और उसकी जांच करने वाला ही अपराधी था, ये किसी को नहीं मालूम था। सबसे बड़े उनके जो अधिकारी पाल हाउस थे, उनको भी नहीं मालूम था कि जिसके हाथों में हम इन्वेस्टिगेशन सौंप रहे हैं हकीकत में तो वही अपराधी है। और वो जो रिपोर्ट लगाता था वो रिपोर्ट हर किसी को सर्वमान होती थी, क्योंकि एक ऑफिसर की रिपोर्ट्स है। 1974 के पहले अमेरिका नेवी में नियुक्त रहते हैं और इसके बाद फिर वो वहाँ की लोकल पुलिस में सिलेक्शन पा जाते हैं। 1968 से लेकर 1974 के बीच में वो पुलिस की पूरी बारीकियों को समझते हैं, जांचते हैं, जानते हैं। इसके बाद एक बार वो किसी नशे में इस एक घटना को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे उनको एक आदत लग जाती है कि इस तरीके से लोगों को तड़फाना, लोगों के चेहरों पर भय देखना, और फिर इसके बाद उनका एक अलग ही अंदाज था ये सब क्राइम करने का। और वो अंदाज इस तरीके का था कि पुलिस भी भौचक्की रह जाती थी कि कोई भी इंसान इतना दयालु कैसे हो सकता है, ये क्रिमिनल इतना दयालु क्यों है। क्योंकि जितने भी 51 लोगों के साथ इसने गलत कार्य किया था उनमें से किसी को भी मारा नहीं था, जबकि चाहता तो मार सकता था। और वो इस कॉन्फिडेंस में था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये जो हुलिया बताएंगी, उस हुलिया के आधार पर जब पुलिस जांच करेगी तो वो कभी भी हमको नहीं पाएगी, और ये सोच बिल्कुल उसकी सच थी। जब वो पकड़े गए तो उनकी उम्र 72 वर्ष की थी। 72 वर्ष की उम्र में वो पकड़े जाते हैं। पुलिस को इतना डर था कि यह आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, इसको हम किस तरीके से पकड़ें। तो जब जोसेफ घर के अंदर होते हैं, पुलिस को पता रहता है, लेकिन पुलिस के अंदर खलबली रहती है कि मैं जितने जल्द से जल्द इसको अरेस्ट कर लूँ। ये पता नहीं कितने लोगों के और साथ में ऐसा कृत्य कर चुका होगा, जिसके बारे में अभी हमको किसी को मालूम नहीं है। लेकिन पुलिस इस फिराक में रहती है। जब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी आपस में डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे पकड़ें, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसको ज़रा सा भी भनक लगा कि पुलिस हमारे पीछे है तो ये खुद की भी जान ले सकता है और अपने परिवार के भी और सदस्यों की जान ले सकता है। इसको इस तरीके से पकड़ना है कि इसको बिल्कुल भी पता नहीं चले। लगभग 7 से 8 दिनों तक पुलिस भेष बदल कर उसके घर के आसपास कोई फल बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, इस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी नजरें लगाए रहते हैं। और एक दिन जो जब घर के बाहर निकलता है तो जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है वैसे ही पुलिस उसको दबोच लेती है। दबोचने के बाद उसको भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उसने इतने क्राइम करने के बाद इतना आध्यात्मिक हो चुका था कि लगभग 14-15 सालों में वो पूर्ण रूप से बदल चुका था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। उसने बस इतना पूछा कि आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। तो वो नहीं समझा तब तक कि किस मामले में पूछताछ करनी है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उसको पकड़ रखा था तो वो भी समझता था, क्योंकि वो भी पुलिस का ही आदमी था। वो समझ गया था कि मेरे 14 साल पहले किए गए गुनाह उजागर हो चुके हैं। और फिर वो पुलिस से ही पूछता है कि आपने मुझे पकड़ा कैसे, जब पूरी कहानी ओपन होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से
बहुत पुराने केस भी ओपन हुए। ऐसी तो एक घटना है, न जाने दुनिया में कितने ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि टेक्नोलॉजी से कितने बुरे कार्य भी किए जा रहे हैं और कितने अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।